हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर इम्यूनोलॉजी टॉपिक। तो इम्यूनोलॉजी में हम मेनली क्या देखते हैं, जो कि अपना डिफेंस सिस्टम है। अपनी बॉडी के अंदर बाहर के पैथोजन से, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, उन सब से बचने के लिए पूरा एक डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म डेवलप किया गया। पूरा एक ऑर्गन है जो कि इसमें काम करता है। इसके अलग डिफरेंट स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं। जैसे अपनी कंट्री के लिए एक पूरा डिफेंस सिस्टम होता है, पूरी आर्मीज़ होती हैं, वैसे बॉडी को भी बाहर के दुश्मनों से, उनसे बचाने के लिए पूरा एक इम्यून सिस्टम डेवलप किया गया है। और इसकी स्टडी को कि इसको कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या सेल्स काम में आती हैं, उस सब को इम्यूनोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें मेनली क्या, अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले तो अपन को इम्यूनोलॉजी के ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड आता है इम्यूनिस। इम्यूनिस ये शब्द है लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है फ्री या फिर एग्जेम्प्टेड, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इसका मतलब है कि उस चीज़ के खिलाफ, उस चीज़ से ये फ्री है, ठीक है, ये पैथोजन से फ्री है, उसके खिलाफ एग्जेप्टेड है, उसमें ये हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? डिजीज़ नहीं हो सकती। तो इस इम्यूनिस का इससे ही वर्ड से लेके अपन इम्यूनोलॉजी स्ट्रीम को अपन पढ़ते हैं, इससे ये टर्मिनोलॉजी बनती है। तो मेन क्या होता है कि जो डिजीज़ होती हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। रेजिस्टेंस पावर मतलब या तो उनसे लड़ने की शक्ति, या फिर अगर वो हो गई है तो उनसे डिफेंस करना और उनसे प्रोटेक्शन, इन फ्यूचर वो कभी ना हो। तो ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप होता है और उसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में किसने बात की, तो अगर अपन हिस्ट्री में देखें कि ये वर्ड कहाँ से आया और हिस्ट्री में हम डिजीज़ को किस वे में देखते हैं, तो सबसे पहले कि सब यही सोचते थे, पुराने ज़माने की यही धारणा थी कि ये भगवान के प्रकोप की वजह से हुआ है। आज भी अपन छोटी माता या फिर और भी डिजीज़ होती हैं तो उनको ये सोचते हैं कि उस माता से या फिर उस देवी देवता से रिलेटेड करके हम आज भी अपने कल्चर में ये देखने को मिलता है। तो उस टाइम भी ये सोच थी कि अगर कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत हुआ है तो ये कि भगवान का प्रकोप है, ये ईश्वरीय प्रकोप माना जाता था। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल अगर एविडेंस देखें तो इजिप्ट के थे थायरिडस, एक इतिहासकार थे। उन्होंने जो, अगर आपने स्पार्टा का युद्ध नाम सुना हो, स्पार्टा का युद्ध बहुत फेमस था। तो एथेंस वगैरह ये जो साम्राज्य हुआ करता था, ग्रीस साम्राज्य, तो वो ये एक इतिहासकार थे जिसने कि 430 ईसा पूर्व इसके बारे में बताया था कि यहाँ प्लेग फैला था। 29 और 30 की जो साल थी उसके अंदर वहाँ पे प्लेग फैला था और उससे बहुत से लोग मरे थे। ऐसा उसने अपनी बुक्स में कहीं लिखा है और वही पहली बार अपन एज ए नोट्स और एज ए लिखित में अगर अपन देखें तो यही एविडेंस इसके जो किताबें लिखी गई है उसमें अपन को देखने को मिलता है। तो मतलब ये बीमारियाँ बहुत पहले से थी, पर लोग उनको उस वे में देखते थे कि ईश्वर का प्रकोप है या हमने कुछ गलत किया है इसलिए हमें ये बीमारी हो गई, और लोगों के पास उसका कोई क्योर नहीं था, बचने का कुछ नहीं था। हो गई तो मतलब डेथ होती ही थी। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप मोर्टेलिटी को हमेशा मोर्टेलिटी से बचना चाहते हो, मोर्टेलिटी रेट को हमेशा कम करना चाहते हो, तो इससे बचने के लिए अलग अलग टाइम में क्या क्या लोगों ने क्या क्या अपने लोकल जो तरीके थे, जो नुस्खे थे, उनका कैसे यूज़ किया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज़ है जिसने कि इम्यूनोलॉजी की जो धारणा है इसको बल दिया। इसने कैसे बल दिया कि जो चाइनीज़ और
टर्किश लोग थे वो क्या करते थे, जो स्मॉल पॉक्स की वजह से जो फोड़े टाइप में होते थे उनसे जो पस निकलता था या जो फ्लूइड निकलता था उसको ऐसे इंसान के बॉडी पे लगाते थे जिससे पहले से उसके कोई भी डिजीज़ नहीं थी, स्मॉल पॉक्स नहीं था, तो उससे उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ गई। तो इसको इंड्यूस इम्यूनिटी कहा गया। कौन से? इंड्यूस। इन्होंने ये नुस्खा निकाला तो इसको इंड्यूस किया गया, मतलब उस पर्सन में जिसमें पहले से कोई एंटीजन या कोई पैथोजन है ही नहीं, उसको कोई डिजीज़ है ही नहीं, उसकी बॉडी के ऊपर अगर अपन कुछ अप्लाई करेंगे उससे अगर उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसको इंड्यूस इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ किया गया उस टाइम में, बहुत पुराने टाइम में। इसके लिए अपन को देखने को मिलता है कॉटन माथर थे, (1727) के आसपास की बात है। तो इन्होंने सबसे पहले इस टाइप का जो स्मॉल पॉक्स है उसके लिए ये वाला तरीका, ये वाला नुस्खा यूज़ किया था। उसके बाद अपन देखते हैं बेंजामिन जेस्टी नाम करके एक फार्मर था, उसने क्या किया कि उसने काउपॉक्स का जो सब्सटेंस था उसको यूज़ करके इम्यूनिटी डेवलप की। तो जो बेंजामिन था उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही एडवर्ड जेनर ने आगे वर्क किया। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। एडवर्ड जेनर ने 1798 की बात है, तब उसने क्या किया कि वैक्सीनेशन वर्ड भी उसी ने दिया था। वैक्सीनेशन में जो वाका है ये इसका वर्ड होता है काउ से, और इसने क्या किया, काउपॉक्स जो थी उसके ड्राइड मटेरियल को यूज़ करके एडवर्ड जेनर ने और स्मॉल पॉक्स के लिए और वैक्सीनेशन डेवलप की। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनिटी डेवलप की उन्होंने, एक बच्चे के ऊपर ही अप्लाई किया और उससे वो स्मॉल पॉक्स से बच गया। तो उस टाइम ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। पर एडवर्ड जेनर के बाद, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड था, उसके बाद कुछ साल तक तो ठीक है, कुछ ज़्यादा खास रिसर्च नहीं हुई। उसके बाद आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया था, इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी, या फिर फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या करते थे कि ये इनका कॉन्सेप्ट था कि जो डिजीज़ होती है वो किसी ना किसी रोगाणु से होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रोगाणु होता है, ना कि वो हवा से होती है, ना वो कोई प्रकोप है, उसके पीछे कोई एजेंट होते हैं, और वो एजेंट उनको क्या बोलता है, रोगाणु या फिर पैथोजेंस, इसने नाम दिया कि इन रोगाणुओं की वजह से होता है। तो ये क्या करता था, अलग अलग बैक्टीरिया को कल्चर करता था, बैक्टीरिया को ऐसे पेट्री प्लेट में कल्चर करता था और फिर उसको अलग अलग एनिमल्स पे अप्लाई करता था या इंजेक्ट करता था उनकी बॉडी के अंदर। फिर एनिमल बॉडी में वो डिजीज़ कॉज हो जाती थी, फिर वो ये बताता था कि देखो ऐसे पैथोजन के थ्रू एनिमल के अंदर डिजीज़ कॉज हुई है, मतलब कि
किसी भी डिजीज़ के लिए पैथोजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी वजह से डिजीज़ होती है, ना कि किसी हवा की वजह से या किसी प्रकोप की वजह से। एक बार क्या हुआ कि ये ऐसे पैटी डिश के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था, उसके बाद उसको कहीं जाना था तो वो चला गया, तो उसने अपने असिस्टेंट को बोल के गया कि आप इसका ध्यान रखिए और जब ये कल्चर पूरा हो जाए तो इसको एनिमल्स पे अप्लाई कीजिएगा और जो डेथ हुई उसको काउंट कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो 4-5 दिन के लिए चला गया। अब उसका असिस्टेंट क्या था, उसने क्या किया, ये ध्यान नहीं दिया तो बैक्टीरिया गए मर। अब इन डेड बैक्टीरिया को एनिमल बॉडी के ऊपर उसने इंजेक्ट कर दिया, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, इनके अंदर इम्यूनिटी आ गई। इम्यूनिटी कैसे आई कि ये, इनको वैसे तो मर जाना चाहिए था पर ये मरे नहीं। फिर क्या हुआ, जब लुईस पास्चर आया और उसने देखा कि एनिमल की नहीं हुई है डेथ, तो उसने क्या किया, जो लिविंग बैक्टीरिया थे उनको फिर से इनके ऊपर अप्लाई किया, ये फिर भी नहीं मरे। तो उन्होंने देखा कि भाई, जब उसने फिर पूरी बात बताई कि वो डेड हो गए थे और मैंने डेड बैक्टीरिया को अप्लाई किया था, तो फिर उसने देखा कि लिविंग बैक्टीरिया पे उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसने एक थ्योरी दी कि जो ये लिविंग वाले डेड जो इस पर अप्लाई किए गए थे, उसकी वजह से जो लिविंग वालों को जो न्यूट्रिशंस चाहिए होता है वो उनको मिल ही नहीं पाता। उन डेड बैक्टीरिया की वजह से उसने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया डेड बैक्टीरिया ने, इसलिए वो लिविंग वाले सर्वाइव नहीं कर पाते। हालांकि ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई, पर इसने इसकी वजह से मतलब वैक्सीनेशन डेवलप किया और इसने फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन डेवलप की। क्या की? फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन किसके? रेबीज के खिलाफ इसने डेवलप की थी। तो इसने क्या कि जब रेबीज के लिए इसने फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन, हालांकि इसने अलग अलग एनिमल्स पे काम किया। ये क्या करता था, एक्वेटेड जो कि ये डेड बैक्टीरिया थे, इनको इंजेक्ट कर देता था। इनको इंजेक्ट करके और फिर उनको एज ए वैक्सीन दी जाती थी, जिससे क्या हो, अपना इम्यून सिस्टम में अलार्म हो जाता था कि बाहर से कोई पैथोजन आया है। फिर उनके खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज़ होती थी या जो पूरा इम्यून सिस्टम का जो भी आर्मी होती थी, वो सारे रिएक्ट करते थे और इसके खिलाफ पूरा अलर्ट आ जाता था। तो जब ओरिजिनली लिविंग बैक्टीरिया जब एंटर करेगा तो वो पूरा जो अलार्मिंग सिस्टम है उसको पता है कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ये दिखता कैसा है, तो वो सारे वो उसके खिलाफ यूज़ करता था। इस तरीके से अगर अपन को पहले से ही पता चल जाए कि एनेमी है कैसा, वो दिखता कैसा, उसकी कमज़ोरी क्या है, तो हम उसके खिलाफ पहले से प्लानिंग बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें वैक्सीन में यूज़ किया जाता है कि जो डेड बैक्टीरिया है वो काम नहीं कर सकते, वो अटैक नहीं कर सकते, पर उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा नॉलेज हो सकता है, वो कैसे काम कर सकते हैं या वो क्या हार्म करते हैं, उसका पहले से प्रिडिक्शन करके इम्यून सिस्टम उसके बारे में पूरा अलार्म बजा के रखता है। और आगे इन फ्यूचर अगर कोई आया बैक्टीरिया सेम चीज़, तो वो मेमोरी सेल के थ्रू बता देता है कि ये ऐसा, उसके खिलाफ ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो लुईस पास्चर ने बताया था और वैक्सीनेशन के बारे में इनका डिटेल वर्क था। उसके बाद आते हैं एमिली वॉन बेरिंग पे। एंड कोटासाटा, ये दो साइंटिस्ट हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा बताया कि एंटीबॉडी जो होती हैं वो मेन काम करती हैं अपने इम्यून सिस्टम में बाहर के पैथोजन से लड़ने में। मतलब कि एंटीबॉडी क्या है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे आर्मी होती है वो वेपन्स जो यूज़ करती है, तो ये एज ए वेपन यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी को यूज़, एक तो आप खुद से जाके पास से लड़ो, सेल खुद जाए और उससे लड़ाई करे।
जैसे सैनिक खुद बॉर्डर पे जाके एक तो लड़ाई करें, और एक जैसे आप मिसाइल्स का यूज़ करते हो या गन का यूज़ करते हो, तो गन से डायरेक्ट अगर आप गोली चलाओगे तो दूर से ही उससे मतलब कि इनेमी को आप ख़त्म कर सकते हो। तो एक तो ये जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं लड़ाई में, तो वो एक वेपन का तरीका है ये एंटीबॉडी। ये क्या होती है, सेल प्रोडक्ट करती है, बी सेल जो होती हैं वो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और इन एंटीबॉडी को रिलीज़ करती हैं किसमें, ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कोई एंटीजन है, तो ये क्या करेंगे, ये इसे डिटेक्ट करेंगे कि ये अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसको अपन फिर ये फॉरेन पार्ट है, तो ये अपनी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है, कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो ये क्या करेंगी, इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, ठीक है, और इसके चारों तरफ। तो जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करेंगी तो जो ब्लड में और सेल्स हैं उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कोई जैसे ही वैसे कि फायरिंग हो जाए तो पता चल जाता है कि कोई इनेमी अटैक हुआ है या फिर ऐसा कुछ, तो वैसे ही इनको जो इम्यून सिस्टम है इसको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन है, और उसके खिलाफ फिर वो अलार्म बच जाती है, और इससे अलग अलग जो भी सेल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें जो एमिली वॉन बेरिंग थे और कोटासाटा थे, इन लोगों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट दिया कि एंटीबॉडी टाइप का समथिंग कुछ प्रोटीन होती है या एंटीबॉडी होती है जो कि अपना इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होती है, और सीरम के अंदर ये मिलती है। इन्होंने बताया कि सीरम का ऐसा कोई पार्ट होता है जो कि अपना इम्यून सिस्टम की तरह अपनी बॉडी के अंदर काम करता है। इनके लिए जो बेरिंग थे, इनको 1901 का इनका नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। एक साइंटिस्ट और थे, ये तो बात करते थे सीरम की, कि सीरम में ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे, एली मैकनिकॉफ, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने फैगोसाइटोसिस के कॉन्सेप्ट दिया। फैगोसाइटोसिस, अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, अमीबा की अपन देखते हैं कि अमीबा सेल जो होती है वो ऐसे बाहर कोई मॉलिक्यूल है, वो उसका खाना हो तो वो उसको ऐसे बाहर की तरफ ऐसे मूवमेंट करती है और फिर उसको एनगल्फ कर लेती है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो जो भी एक्सक्रीटरी मटीरियल हुआ उसको एग्जिट भी कर देती है, ठीक है। तो ये सारा किसके थ्रू, लाइसोजाइम्स के थ्रू होता है, ओके। तो जो फैगोसाइटोसिस है ये मेनली मैनकाफ ने इसके बारे में बताया था, और जो कि इम्यून सेल्स होती हैं वो भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। और वो कौन सी सेल्स होती हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और इसके अलावा मोनोसाइट होती हैं। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये सेल क्या होती है, ये ब्लड के अंदर जैसे जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और जैसे इनके सामने कोई पैथोजन आया तो ये इसको क्या करेंगी, ये ऐसे एनगल्फ करेंगी, और लाइसोजाइम्स जो इनके अंदर होते हैं, जो कि एंजाइम, ये पर्टिकुलर इनका काम यही है, तो ये इनको अंदर बॉडी के अंदर लेके, अपनी सेल बॉडी के अंदर लेके इसको डिस्ट्रॉय करेंगी और पैथोजन को वहीं का वहीं ख़त्म कर देंगी। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, पैथोजन को सेल डायरेक्ट हार्म कर रही है। तो इस टाइप की जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ओके। तो ये सेल मीडिएटेड और सीरम, तो ऐसा था कि सीरम वाली करती हैं कि सेल खुद इन्वॉल्व होती है। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च की, पता चला दोनों ही मीडिएटेड होती हैं, सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, सीरम में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसमें हेल्प करती हैं। थैंक यू। तो आगे इसके बाद में अपन जो डिस्कस करेंगे उसमें मेन होगा कि इन्नेट इम्यूनिटी,
और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बॉडी के अंदर पहले से इनबिल्ड होती है, बाय बर्थ होती है। ये एक्वायर्ड जो अगर कोई पैथोजन बाहर से आता है तो उसके लिए स्पेसिफाई कौन सी इम्यूनिटी अपनी बॉडी में देखने को मिलती है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। तो ये वाली जो क्लास है ये अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।